तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि हमने जो है पिछला लेक्चर इसके उदाहरण और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में किया था, और इसका जो दूसरा लेक्चर होने वाला है इसकी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज को फिनिश करने वाला है। तो हम बता दें कि ये जो चैप्टर है वो कक्षा 10 का है, अध्याय नंबर 3 है, जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि और विलोपन विधि दी गई हैं। तो हमने जो है अध्याय ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिया है। हमारी जो है प्रश्नावली 3.3 के कुछ ही सवाल जो है रह चुके हैं। आपने इसका यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाके मेरा वह वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इस यानी इस लेक्चर में प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो हमने पिछले लेक्चर में 3 सवालों को यहाँ पर फिनिश कर दिया था। अब हम यहाँ पर जो है इस एक्सरसाइज में पहले का 14 सवाल और बाकी के जो दूसरे के हमारे सवाल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इन सवालों को बेहद ही खूबसूरती से हम आज सॉल्व करेंगे। तो हमारे लेक्चर में बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि सवाल समझ में आते हैं तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए बिना अपने चौथे सवाल को लगाते हैं। चौथा सवाल दिया गया है हमें प्यारे बच्चों। इसका जो चौथा सवाल है वो क्या दिया गया है, दिया गया है हमारे पास x/2 + 2y/3 बराबर -1। और इसका दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, और इसका दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, x - y/3 बराबर में 3। ये जो है हमें यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम जो है इनको सबसे पहले इन समीकरणों को सरल समीकरण के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को लेते हैं, यानी सॉल्व करेंगे इसको, और लिखेंगे यहाँ पर पहला समीकरण यानी x/2 + 2y/3 बराबर में 1। तो यहाँ पर अभी हमें इस समीकरण को हल करना है और एक सरलतम रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। और एलसीएम आप यानी भिन्न आपने पढ़ी होंगे क्लास 9-8 में। तो यहाँ पर हम 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा हम उसकी ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, यानी 3x आ जाएगा। प्लस करेंगे 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, 3x + 4y। आपको पता है कि जो भाग की संख्या होती है वो कहाँ पहुँचती है, गुणा में, यानी -1 × 6। तो यहाँ पर जो हमें सरल समीकरण मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3x + 4y बराबर -6। इसे मानते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब उसी प्रकार हम इस समीकरण को क्या करेंगे, एक सरलता रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इस समीकरण को लेते हैं, यानी x - 3y बराबर में 3। अब हम इसमें एलसीएम ना लेकर इसमें हम गुणा भी कर सकते हैं 3 का, या फिर आप चाहो तो दोनों को एक ही मेथड से करते हैं, इसमें भिन्न ले लेते हैं। तो यहाँ पर भिन्न में कितना आ जाएगा, 3। 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा होगा x में, यानी 3x माइनस का y बराबर में 3। अब यहाँ पर हम 3x - y, और ये गुणा की संख्या यानी भाग की संख्या जाएगी गुणा में, यानी 3 × 3 यानी 9 आ जाएगा। तो फाइनल जो सरल समीकरण आएगा वो कितना आएगा, 3x - y बराबर में 9। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे इसे, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम कौन सी विधि से हल करेंगे, इन्हें विलोपन विधि से। कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम किसी भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल करते हैं, यदि उनके एक चर के जो गुणांक हैं वो यदि बराबर हैं, समान हैं, तब हम विलोपन विधि से उन्हें क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x जो हमारा चर है उसके जो गुणांक हैं वो कितने हैं, सेम है, यानी बराबर हैं। यदि हम बाइयाँ देखें तो उनके जो गुणांक हैं वो बराबर नहीं हैं। तो हमारे पास किसी एक यानी चर के जो गुणांक हों वो कैसे हों, बराबर हों, तभी हम किसी भी 2 समीकरणों को विलोपन विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधा समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिससे हमारा ये जो है विलुप्त हो जाएगा और हमें y का मान क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 यानी 3x + 4y बराबर -6। और अब दूसरा लिखेंगे यानी 3x - y बराबर में 9। अब हमें इन्हें घटाना है। तो घटाना में क्या होता है, इनके चिन्ह जो हैं, चिन्ह के साइन पलट जाते हैं। जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, 4y और प्लस का y यानी प्लस का 5y। यहाँ देखेंगे तो माइनस का 9y और माइनस का 6 यानी माइनस का 15। अब यहाँ पर देखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा हमें, -15/5 और 5 × 3 = 15, यानी y का जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, -3।
3। y का आंसर कितना मिला हमें -3। अब हम क्या करेंगे, इसी y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। कहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। आप चाहो तो 1 में भी रख सकते हो। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 को हम यहाँ पर उतारेंगे, यानी 3x माइनस वाई बराबर में 9। ये हमने इसे उतार लिया। अब क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई का मान माइनस का 3 है, बराबर में यहाँ पर कितना है 9। आगे हल करेंगे, यानी 3x माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, बराबर में कितना आएगा 9। अब हम 3 को क्या कर देंगे, पक्षांतर, यानी 3x बराबर 9 माइनस 3। तो 3x बराबर में कितना आ जाएगा 6, यानी x बराबर कितना मिलेगा हमें 6/3। कितना मिलेगा 6/3। तो हम इसे काटेंगे, यानी 6 3 दूनी 6। तो यहाँ पर x का मान कितना मिल जाएगा हमें 2। कितना मिल जाएगा 2। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x व y के मान क्रमशः 2/3 होंगे। 2/3 होंगे। इस प्रकार से बच्चों यदि आप एग्ज़ाम में सवालों को लगाते हैं तो आपको वहां पर पूरे में पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। आई होप कि आप सबको ये सवाल बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। इसका हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों अब आ चुके हैं हमारे पास दूसरे के सवाल। दूसरे सवाल में हमें क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। इन समस्याओं से हमें क्या बनाना है, इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। यदि इन समस्याओं से बने रैखिक समीकरण युग्म का अस्तित्व हो तो उनको हमें कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो इन समस्याओं से हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं और उन्हें विलोपन विधि से हल करते हैं यदि उनका अस्तित्व हो। तो चलिए हम दूसरे का पहला सवाल देखते हैं। दूसरे के पहले सवाल में क्या दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस सवाल को यानी इस समस्या की मदद से रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं और फिर उसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो किस प्रकार करेंगे, ये हमें जो है पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल क्या दिया गया है, हमने एक बार इसे पढ़ लिया है। हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे का कौन सा है, पहला है। वो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश व हर में एक यानी अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती है। बच्चों यदि आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको एक से अधिक बार पढ़ें, 2-3 बार, तब जाके आपको कुछ ना कुछ उसमें समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और मानते हैं। माना हमारे पास जो भिन्न होगी, माना भिन्न जो हमारे पास होगी, भिन्न कितनी होगी हमारे पास, x/y। हमने मान लिया कि जो भिन्न है वो कितनी है, x/y। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसी के प्रकार से हम यहाँ पर चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है उसी के अनुसार चलते हैं, यानी प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर पहली यानी कंडीशन क्या दी गई है, यदि हम अंश और हर में एक जोड़ दें और एक घटा दें। मतलब अंश क्या होता है, अंश होता है हमारा ऊपर वाला अंश और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ये आपको बेसिकली पता होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से एक जोड़ना है, यानी इस अंश में एक जोड़ना है, बटा हर में क्या करना है, एक घटाना है। तो जो हमारी भिन्न होती है वह किस में बदल जाती है, भिन्न हमारी एक में बदल जाती है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1। अब हम क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा कर देंगे, यानी इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे। इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। और आप सबको ये पता है कि किसी भी संख्या का गुणा यदि हम एक में करते हैं तो वो संख्या एज इट इज आ जाती है, यानी ज्यों की त्यों आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + 1 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और इसका भी उसमें 1 में होगा तो y - का 1 ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे चर होंगे उसको एक तरफ पक्षांतर करेंगे, जो संख्या होंगी हम उनको एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर x और इस y वाले जो चर वाला पद है उसे एक साइड लाएंगे। तो -1 और इस माइनस प्लस, यानी जो प्लस का 1 है उसको इस साइड ले आएंगे, यानी माइनस का 1। तो यहाँ पर जो हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x - y = -2। ये जो है हमारी पहली कंडीशन से पहला जो है समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमें दूसरा समीकरण जो है प्राप्त करना है। इन समस्याओं से हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त करना है और फिर उसको विलोपन विधि से हल करना है। अब हमें दूसरी समस्या क्या दी गई है, दूसरी दी गई है कि हर में एक जोड़ दें। अब हमें अंश में कुछ भी
नहीं करना है, केवल हमें हर में एक जोड़ना है, तो वह वैल्यू जो है 1/2 में बदल जाती है। तो अब यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी, पहली कंडीशन। अब हमें दूसरी कंडीशन जो दी गई है वो क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दी गई है कि यदि हमें केवल हर में एक जोड़ें तो जो भिन्न होती है वो 1/2 में बदल जाती है। अब हम यहाँ भी 3 गुणा कर देंगे, यानी 2 का इसमें होगा और 1 का इसका एक से होगा, तो इसमें हम करेंगे यानी 2x बराबर में आ जाएगा y प्लस का 1। अब हम जो है 4 वाले पद को एक साइड ले लेते हैं और संख्या एक साइड, ए से हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें उस समस्या से मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से हल करेंगे हम इसे, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसी भी एक चर के गुणांक हमारे पास इक्वल हैं, समान है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि y के जो गुणांक हैं वो कैसे हैं, समान है। इसका भी -1 है और इसका भी -1 है। यदि हम x के देखें तो यहाँ पर इसका 1 और यहाँ पर इसका कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये माइनस का चिन्ह बच्चों, और यहाँ पर लिखते हैं हम समीकरण नंबर 1 यानी x माइनस वाई बराबर -2, और फिर लिखते हैं समीकरण नंबर 2 यानी 2x माइनस वाई बराबर 1। अब हम इनको घटाते हैं तो घटाना में चिन्ह पलट जाते हैं, यानी ये प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा, और प्लस का है तो माइनस का होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2x और प्लस का x, 2x और प्लस का x, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x, यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो x बराबर कितना मिल गया हमें, 3। x बराबर कितना मिल गया, 3। अब हम इसी x का मान समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर, 2 में रखने पर। तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे, यानी 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पर x का मान रखेंगे यानी 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर 6 को करेंगे पक्षांतर, यानी माइनस का 6 और माइनस का वाई बराबर माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो वाई बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 5। वाई बराबर कितना मिल जाएगा, 5। अतः आप लिख सकते हैं, अतः x y के मान सा 3 व 5 होंगे। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे का पहला सवाल ख़त्म होता है। किस प्रकार से हमें सवालों को करना है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम इसका दूसरा सवाल करते हैं बच्चों। अब हमारे पास सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 बरस पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। सवाल को हम दूसरा पढ़ते हैं। वो लिखा है कि 5 बरस पूर्व नूरी और सोनू कितने, यहाँ पर पर्सन है, 2 पर्सन है। नूरी की आयु सोनू की आयु से 5 गुनी थी। कब, 5 बरस बाद। अब 10 बरस पश्चात, 5 बरस पूर्व और 10 बरस पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। सोनू और जो नूरी है उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आयु वाले सवाल हैं, इनको किस प्रकार से करना है हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं। सवाल नंबर दूसरा है और ये सवाल पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा सवाल है और इन समस्या से हमें रैखिक समीकरण प्राप्त करने हैं और विलोपन विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इनकी वर्तमान आयु। माना नूरी की वर्तमान आयु और यहाँ पर सोनू की वर्तमान आयु। यहाँ पर हम इसकी वर्तमान आयु को मानते हैं x और इसकी वर्तमान आयु को मानते हैं y। अब वो क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार अब हम यहाँ पर चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार। जो हमारा प्रश्न है उसी के अनुसार चलेंगे। तो वो कह रहा है पहली कंडीशन कि 5 बरस पूर्व, जब हमने बताया कि जब पूर्व की बात आती है तो वहाँ पर क्या होता है,
माइनस यानी पिछली बात हो रही, और जब पश्चात या बाद की बात आती है तो उसका यानी उसका अर्थ है बाद, यानी प्लस में बात जा रही, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का। तो यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। यदि अभी जो है नूरी की आयु कितनी है, x है, तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, x माइनस का 5, और सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट स्थिति में हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी। यहाँ पर यदि हम नूरी यानी सोनू की आयु देखें, सोनू की आयु कितनी होगी, y माइनस का 5। और यदि हम यहाँ पर किसकी आयु देखें, नूरी की आयु तो कितनी होगी वो, x माइनस का 5। और 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब जब हम सोनू की आयु में 3 का गुणा करेंगे तब उसकी जो आयु है वह नूरी की आयु की बराबर होगी। जब हम सोनू की आयु में 3 का गुणा करेंगे तब जो है उसकी आयु नूरी की आयु के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो हमें समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, x माइनस 5 बराबर 3 मल्टीप्लाई y माइनस का 5। तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे y में, तो 3y माइनस 3×5 15। आगे करेंगे तो x, अब हमारे जो चर वाले पद हैं उसको एक साइड लाएंगे, जो संख्या वाले पद हैं उसको एक साइड लाएंगे। तो यहाँ पर हम 3y को करेंगे पक्षांतर, माइनस के हो जाएगा 3y माइनस का 15, और इस साइड लाएंगे 5 को यानी प्लस का 5। आगे करेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। हमें पहला समीकरण मिल गया है दी हुई समस्या से। अब क्या करेंगे, हम स्थिति सेकंड, जो हमें स्थिति सेकंड मिली है उसके अनुसार करेंगे। अब स्थिति जो सेकंड है उसमें क्या दिया गया है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो हमें यहाँ पर अब 2 का गुणा करना होगा सोनू की आयु में, तब जाके वो नूरी यानी नूरी की आयु से क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x, अब 10 वर्ष बाद कह रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद दोनों की आयु, अब दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, वर्ष, दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। हम यदि सोनू की आयु की बात करें, यदि अभी मान लो किसी व्यक्ति की आयु 30 साल है तो अगले 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 40, यानी यहाँ पर 10 का क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर सोनू की आयु जो होगी वो कितनी होगी, 22 प्लस का 10। और यदि हम नूरी की आयु देखें तो नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस का 10। और 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से कितनी होगी, 2 गुनी। मतलब x प्लस का 10 बराबर, जब हम इसकी आयु में यानी सोनू की आयु में 2 का गुणा करेंगे तब जाके वो नूरी की आयु की बराबर होगी। यानी x प्लस का 10 बराबर 2 का करेंगे इसमें गुणा, यानी 2y प्लस का 20। अब हमने जैसा बताया था वैसा ही करेंगे कि जो चर वाले पद होंगे उनको एक साइड लाएंगे, यानी 2y को करेंगे इस साइड पक्षांतर, और 20 माइनस 10 को करेंगे इस साइड। तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 2y बराबर में प्लस का 10, समीकरण नंबर 2। तो हमें दोनों समीकरण मिल चुके हैं। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमें किसी भी एक चर के जो गुणांक है वो इक्वल चाहिए। तो यहाँ पर x के मिल जाते हैं, यहाँ पर भी x के मिल जाते हैं, यानी इनके जो चिन्ह है वो प्लस प्लस के हैं, तो इनको घटाएंगे तो इनका एक चिन्ह पलट जाएगा, जिस वजह से हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से, हम अब विलोपन विधि से सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी x माइनस 5 वो x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10, और x माइनस 2y बराबर में 10। इनको हम घटाएंगे, यानी माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। तो यहाँ पर जो x होगा वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो यहाँ पर माइनस का y बराबर माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, y यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना मिला हमें, 20। y बराबर कितना मिल गया, 20। अब जो है हम y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में या फिर 2 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर, 2 में रखने पर
तो समीकरण नंबर 2 को उतारेंगे यानी x माइनस 2y बराबर में 10। तो x माइनस 2 गुणा y का मान 20 बराबर में 10। तो x माइनस का 40 बराबर में 10। 40 को करेंगे पक्षांतर यानी 10 प्लस में 40। तो x बराबर कितना मिलेगा हमें 50। x बराबर कितना मिलेगा 50। तो हमने x किसको माना था नूरी की आयु को और y किसको माना था सोनू की आयु को। अतः हम बोल सकते हैं कि जो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी। अतः सोनू व नूरी की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज वर्तमान आयु के मांगसा सोनू की आयु क्या माना था हमने सोनू की आयु को माना था y। तो y का मान कितना है 20 और नूरी की आयु को माना था x यानी x बराबर कितना है 50 होगी। तो उनकी जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी 20 बरस और 50 बरस। तो इस प्रकार से हमारा जो है सवाल नंबर दूसरा भी खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका अगला सवाल देखते हैं हम बच्चों। सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है जो 2 अंक की है। अब आपको पता है कि जो भी 2 अंक की संख्या होगी उसमें कितने अंक होंगे 2 अंक होंगे, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई और दहाई इसमें जैसे 2 अंक हैं तो ये इसमें इकाई का अंक है और दहाई का भी अंक है। तो इसमें वो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या में जो 2 अंक हैं, मतलब यहाँ पर जो 2 अंक होंगे इस प्रकार से उनका योग कितना होगा 9 होगा। पहली कंडीशन हमें ए दी गई है तो हमें पहला समीकरण इस स्थिति से मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है हमारे पास इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वे अंक ज्ञात करने हैं, नहीं बस संख्या ज्ञात करनी है। 2 अंकों वाली वह संख्या ज्ञात करनी है जिनके अंकों का योग कितना हो 9 हो और उस संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना हो। तो हम इस सवाल को करते हैं। ये हमारा सवाल नंबर तीसरा है। आपको अब वैसे समझ में नहीं आया है तो हम करते हैं तो उसमें समझ में ज़रूर आएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना यानी जब 2 अंक की संख्या है तो इसमें इकाई का अंक भी होगा और दहाई का अंक भी होगा। तो माना, और इस प्रकार का सवाल हम एक उदाहरणों में भी लगा के आए हैं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक हमारे पास कितना है x है। कितना है x है। तो यहाँ पर जो हमारी क्या बनेगी प्रश्न के अनुसार कंडीशन बनेगी उस प्रकार से हम समीकरणों को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम स्थिति लिखेंगे फर्स्ट, स्थिति नंबर पहली। तो हमारी जो है यानी इन अंकों का योग कितना है 9 है। कितना है 9 है, यानी x प्लस का y बराबर 9। तो पहली कंडीशन तो हमें ये दी गई है तो इससे हमारा जो है पहला समीकरण मिल जाएगा। अब जो है हमें कंडीशन क्या दी गई है कि इस संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ पर हम जो है 2 अंकों की संख्या को बनाएंगे दूसरी स्थिति। तो 2 अंकों की संख्या को बनाएंगे, मतलब जो दहाई का अंक है यानी 10, जो हमारी दहाई का अंक है वो कितना होगा 10, क्योंकि जो हम अंक गिनेंगे 1 से 9 तक तो वहाँ पर सिर्फ एक ही अंक होगा तो इसको तो हम केवल इकाई बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारा दहाई का अंक होगा वो कितना होगा स्टार्ट 10 से होगा। 10 से हमारा दहाई वाला अंक स्टार्ट होगा कि नहीं। तो हमने जो दहाई का अंक माना है वो कितना माना x, तो इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास x, और जो इकाई का अंक है मतलब यहाँ पर जो हमारे अंक है वो कितने हैं y। तो हम इसको बनाएंगे यानी 10x प्लस का y बराबर। अब वो कह रहा है कि यदि इस संख्या को पलट दिया जाए तो इस संख्या का कितना हो जाता है 9 गुना। कितना हो जाता है 9 गुना, यानी इस संख्या को पलटेंगे मतलब दहाई की जगह पे कौन आएगा, दहाई की जगह पे आएगा हमारा y और इकाई की जगह पे कौन आ जाएगा हमारा x। तो इस संख्या को जब हम पलटेंगे यानी 10 y प्लस का x,
इस संख्या को जब पलटेंगे तो यह संख्या इस संख्या का कितना होगी, 9 गुना होगी। कितना होगी, 9 गुना। तो यहाँ पर हम 9 का गुणा करेंगे और यह संख्या कितनी हो जाएगी, दोगुनी। कितनी हो जाएगी, दोगुनी। मतलब हम इसमें कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। इस कंडीशन से जो हमारी यानी दूसरी इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, हमारी जो है 2 अंकों की संख्या बनी है यहाँ पर इकाई की और दहाई की। अब हमने दहाई का अंक x माना था और इकाई का अंक y माना था, तो इस प्रकार से हमारी 2 अंकों की संख्या यहाँ पर बन जाती है। इस संख्या को जब हम पलटते हैं तो यह संख्या यानी पलटी हुई संख्या 9 गुनी हो जाती है इस संख्या की, और यह 9 गुनी हो गई तो इसमें 9 का गुणा करेंगे, और यह जो होती है इस संख्या की कितनी हो जाती है, 2 गुनी। तो इसमें हमने 2 का गुणा किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ पर 10x है, यानी इस 2 का करेंगे 10x में तो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 2, यानी 2 का करेंगे y में तो 2y बराबर 9 का करेंगे 10 तो 10y प्लस 9 का करेंगे किस में, x में, यानी 9x। अब जो है हम यहाँ पर चरों को पक्षांतर करेंगे, यानी 10x प्लस का 2y माइनस 90y माइनस का 9x बराबर में 0। हम यहाँ पर घटाएंगे, 20x में से हमारे 9x जाएंगे, 20x में से कितने जाएंगे, 9x जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 11x, और यहाँ पर माइनस 90y में से हमारा 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 18y बराबर यहाँ पर कितना है हमारे पास 0। अब हम इसमें जो है 11 कॉमन लेते हैं, यानी x माइनस का 8y बराबर में 0। इसे मानते हैं समीकरण नंबर 2। हमें समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से इन्हें हल कर देंगे। तो सिंपल सा है, इनको हम जोड़ यानी घटाएंगे तभी हमारा x जो है गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इन्हें हल करेंगे। विलोपन विधि, x प्लस y बराबर में 9 और यहाँ पर x माइनस 8y बराबर में 0। घटाएंगे तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y है और प्लस का 8y है, यानी प्लस का 9y बराबर में 9 आएगा हमारे पास। तो y बराबर कितना मिलेगा हमें, 9/9। ये कैंसिल होगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 1। y बराबर 1। अब हम इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास, x प्लस का y बराबर में 9। यहाँ पर रखेंगे x यानी y का मान, तो x प्लस का 1 बराबर में 9 और x बराबर 9 माइनस 1 को कर देंगे पक्षांतर, तो x बराबर कितना मिलेगा हमारे पास, 8। x बराबर कितना मिलेगा, 8। तो यदि हम इन दोनों अंकों को जोड़ें तो इनका दोनों का योग कितना होता है, 9। और यदि हम इसी कंडीशन में इसको फॉलो करें तो हमारे पास जो होता है, हमारे पास इतना ही आएगा, यानी इस संख्या को पलटेंगे तो ये 9 गुना आएगा और इसी का ये 2 गुना आएगा। यहाँ पर भी आप x और y के मान रख के देख लीजिएगा, आपको कंडीशन बिल्कुल ट्रू मिलेगी। तो पहली कंडीशन तो हमारी सत्य होती है, और आप दूसरी भी देख लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः इकाई व दहाई के अंक, या फिर हम बोल सकते हैं 2 अंकों की संख्या या दोनों अंक क्रमांक सा 8/1 होंगे। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 भी सॉल्व होता है। अगला सवाल करते हैं हम इसका। अगला सवाल है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से देखना होगा इस सवाल को। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खानचारी से 50 व 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि मीना ने 50 व 100 के नोट कितने प्राप्त किए। कितने जो है 50 और 100 के नोट उसने प्राप्त कीजिए। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कोई भी आदमी है, वो कहाँ जाता है, बैंक जाता है। ये कोई हमारा क्या है, आदमी है, और ये जाता है हमारा यानी कहाँ जाता है, ये बैंक में जाता है। कहाँ जाता है, बैंक में जाता है। कितने रुपए निकालने, 2000 रुपये निकालने। अब इसने जो कैशियर होता है उससे कहा कि मुझे 50 व 100 के नोट चाहिए। कितने चाहिए, 50 व 100 के नोट चाहिए। तो इस जो मैनेजर हमारे पास मान लो ये है, और इस मैनेजर ने इसे जो है 25 नोट दिए। कुल कितने नोट दिए,
कुल 25 नोट दिए। तो हमें इन 25 नोटों में से बताना है कि 50 के नोट कैशियर ने इसको कितने दिए और 100 के नोट कैशियर ने इसको कितने दिए, यही हमारा सवाल है। तो यहाँ पर मीना गई है बैंक, उसने 2000 निकालने को कहा है और 50 और 100 के नोट उसे चाहिए हैं और कैशियर ने कुल उसे 25 नोट दिए हैं। तो आपको बताना है कि उसमें 50 के नोट और 100 के नोट कितने हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 14 सवाल है हमारे पास और इसे हम सॉल्व करेंगे और जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना 50 के नोटों की संख्या x, व जो 100 के नोट होंगे 100 के नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास, y है। हमें 100 यानी 50 के नोटों की संख्या x मान ली है और 100 के नोटों की संख्या y मान ली है। प्रश्नानुसार चलेंगे तो फर्स्ट स्थिति क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि उसने जो है उसको 25 नोट दिए, 100 और 50 के कुल कितने नोट दिए, 25 नोट दिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर, यानी 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या कुल कितनी है, 25 है। तो समीकरण नंबर 1 हमें इस प्रकार से मिल जाता है। अब हम दूसरी जो कंडीशन है उससे हम दूसरा समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 2 है, तो उसने जो है कितने रुपए निकालने गई मीना, 2000 रुपये निकालने गई और उसने कहा कि मुझे 50 के नोट चाहिए, मतलब 50 के नोट आएंगे और यहाँ पर 50x, और उसे 100 के नोट चाहिए यानी 100y बराबर कितने हज़ार रुपये हैं, उसमें 2000 रुपये उसे चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने 50 के नोटों को क्या माना था x और 100 के नोटों को क्या माना था y, यानी उसे 50 और 100 के नोट चाहिए और वो जो नोट होंगे वो कितने होंगे, 2000 होंगे। अब हम इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, क्या मानेंगे 2, या फिर हम इसमें से 50 कॉमन लेंगे या फिर 50 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, समीकरण नंबर 2। यदि हम इसमें 50 का भाग दें तो 0 से 0 कैंसिल और 5 चौका 20 और 0 ज्यों करते हैं यानी 40 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें मिल चुके हैं, इसे विलोपन विधि से हल करना है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न ऐसा है कि ये एग्जाम में पूछने लायक है, तो आप इसको अच्छे से ही करिएगा। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से करेंगे इसको, विलोपन विधि से हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को करेंगे और इनके जो गुणांक हैं वो x के गुणांक समान है, तो इनको हम घटाएंगे तब जाके हमारे y का मान मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस, इसे कैंसिल कर देंगे, माइनस का 2y प्लस का y, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का केवल y, माइनस का 40 है प्लस का 25 है तो माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा, y बराबर मिलेगा हमें 15। यानी जो हमने 100 के नोट उसे कितने मिले, बाई किसे माना था हमने, 100 के नोटों को, तो उसे 100 के नोट कितने मिले, 15। अब जब 100 के नोट 15 मिले तो हम सिंपल ही ये ज्ञात कर सकते हैं कुल नोट कितने थे, 25 थे, कुल नोट कितने थे 25, और यदि हम 25 में से 15 घटा दें तो हमें कितने नोट मिल जाएंगे, 10 नोट कौन होंगे, 50। तो हम बाई का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान कहाँ पर रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। तो बाई क्या है हमारा, वो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस बाई बराबर में 25, यहाँ पर यानी बाई का मान रखेंगे यानी x प्लस का 15 बराबर में 25, 15 कर देंगे पक्षांतर तो 25 माइनस का 15, तो x बराबर कितना मिला 10, x बराबर कितना मिला 10। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 50 व 100 के नोटों की संख्या क्रमशः 10 व 15 होगी, 10 व 15 होगी। अब यहाँ पर यदि हम कंडीशन को ट्रू करें, कंडीशन को मतलब उसने 2000 नोट निकाले थे, तो यहाँ पर उसे 100 के नोट कितने मिले, 15, यानी 100 गुणा 15 करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 1500, और 10 नोट मिले उसे 50 के, यहाँ पर मिले 500, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2000 ही आएंगे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल ही राइट है।
तो आई होप कि बच्चों आप सबको यहाँ तक वीडियो देखेंगे तो आप जो है पढ़ाई को यानी आई होप बच्चों कि आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो आप पढ़ाई के प्रति बहुत ही सीरियस हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यान लगा के पढ़िएगा, आपको आगे ये देश संभालना है, पढ़े लिखों का ही ये देश है और आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर इंसान जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, हर इंसान का यहाँ पर महत्व है, मजदूर का भी यहाँ पर महत्व है और एक पढ़े लिखे इंसान का भी महत्व है। तो आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए, माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरिए। हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 5वां है और इस प्रश्नावली इस अध्याय का लास्ट सवाल है, 3.3 का लास्ट सवाल है और इस अध्याय का भी लास्ट सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली एक पुस्तकालय, किराए पर कोई पुस्तकें देता है जो एक पुस्तकालय है, प्रथम 3 दिनों का जो किराया होता है उसका नियत किराया होता है। ये सब जो सवाल है इनका डाटा बदल कर आपको अलग अलग विधि से करने को कहा जा रहा है। आप ये सब सवाल जो हैं प्रतिस्थापन विधि से भी कर चुके हैं। मैंने जो है पिछले एक्सरसाइजों में इस प्रकार के सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि से करके बताए हैं प्रश्नावली 3.2 में। वहाँ पर एक किसी नगर में टैक्सी चल रही थी और इस प्रकार के सवाल जो उम्र वाले सवाल हैं इनके डाटा बदल के आपको अलग अलग विधि से कराया जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है और बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चन को करते जाना है। 3 दिनों का जो किराया होता है वो नियत किराया है। उसके बाद जो है अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगाया जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी तो उसे कितने रुपए देने पड़े? 27 रुपये। और यदि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी तो उसे कितने रुपए देने पड़े? 21 रुपये। नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार का सवाल हम पहले लगा चुके हैं। तो हम यहाँ पर 5वां सवाल है और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मान लेंगे, माना जो उसका नियत किराया होगा, पुस्तकालय का नियत किराया हमने माना x रुपया। कितना माना? x रुपया। और जो हमारा कौन सा किराया है? अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया वो हमने जो है 22 रुपये माना है। कितना मान लिया है? 22 रुपये मान लिया है। अब जो है जो प्रश्न में हमें कंडीशन दी गई है उसी के अनुसार हम प्रश्न से रैखिक समीकरणों को बनाएंगे और इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन दी गई है, फर्स्ट स्थिति कि जो हमारी एक लड़की है, कौन सी लड़की है हमारे पास है सरिता। सरिता ने उस पुस्तकालय से एक किताब को 7 दिनों के रखने यानी 7 दिनों के लिए लिया और उसे 27 रुपये देने पड़े। कितने रुपये देने पड़े? 27। तो हमें पता है कि 3 दिनों तक तो उसका अतिरिक्त किराया है, मतलब उसने 7 दिन तक रखी तो 3 यानी 3x प्लस का अतिरिक्त कितने दिन हो गए? 4, मतलब 4y बराबर उसे कितना देना पड़ा किराया? 27 रुपये। इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है उस दूसरी कंडीशन से भी हम दूसरा जो समीकरण है उसे हम बना लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक लड़की है सुशी और सुशी ने एक किताब को 5 दिनों तक रखा तो उसने जो है 21 रुपये किराया उसने दिया। तो उस नियत किराया तो हमारे पास यानी 3 दिन तक का तो नियत किराया रहेगा, प्लस उसने 2 दिन अधिक रखी यानी 2y बराबर उसे कितना देना पड़ा? 21। समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से क्या कर देंगे? हल। आप चाहो तो इसे ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि में से किसी भी एक विधि से कर सकते हो। और आपकी न्यू एनसीईआरटी में एक विधि हट चुकी है बीजगणित विधि, उससे भी आप इस सवालों को लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। विलोपन विधि से इसे हल करेंगे तो 3x प्लस का 4y बराबर में कितना है? 27। और यहाँ पर 3x प्लस का 2y बराबर में कितना है? 21। अब हमें इन दोनों को घटाना है क्योंकि जो x के गुणांक हैं वो समान है और उनके चिन्ह भी समान है। तो हम जब घटाएंगे तो उनके चिन्ह विपरीत होंगे और विपरीत होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आगे देखें तो यहाँ पर 4y प्लस का माइनस का 2y है तो यहाँ पर प्लस का 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का कितना? 6। प्लस का कितना बचेगा? 6। तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 6/2। 2 से हम 6 को कैंसिल करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा हमें कितना? 3। y बराबर कितना मिलेगा? 3। और हम इसी y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर? 1 में रखने पर
तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस का 4y बराबर में 27। इसमें रखेंगे हम y का मान, यानी 3x प्लस का 4 गुणे 3 बराबर 27। यहाँ पर 3x प्लस 4 3 12 बराबर में 27। घटा देंगे तो 3x बराबर 27 माइनस का 12, तो 3x बराबर 27 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 15। तो x बराबर कितना मिलेगा 15/3। तो जो हमारा नियत किराया होगा वो कितना होगा 5। नियत किराया 5 है और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3 है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः नियत किराया, नियत व अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया क्रमांकशः, बच्चों राइटिंग पर मत जाइएगा, क्रमांकशः 5/3 होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली और ये अध्याय खत्म होता है। ये अध्याय नंबर 3 था, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ही पढ़े हैं और उनको हल करने की अलग अलग विधियां पढ़ी हैं। सबसे पहले पढ़ी थी हमने ग्राफीय विधि, दूसरी पढ़ी थी हमने ग्राफीय विधि और तीसरी पढ़ी है हमने विलोपन विधि। तो इस प्रकार से हमें इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इनको किस किस प्रकार से हल किया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 14 समाप्त होता है। आपको इसमें जितने भी पढ़ने की ज़रूरत है मैंने आपको वीडियो की माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।